वेलकम बैक टू अवर चैनल बनारस यार, द ओनली योगा चैनल फॉर यू। सो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का टॉपिक है थेरेप्यूटिक योगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मेजरली, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग्स है या हमारी जो फर्दर काम है हमारा एज अ योगा थेरेपिस्ट, तो हमारा काम है कि हम लोगों को योगा सिखाएं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से डिसीज़ वालों को कौन सा योगा नहीं कराना है, या कौन से डिसीज़ के लिए कौन सा योगा प्राणायाम या यौगिक टेक्निक जो है वो बेस्ट होगी। तो इसके बेसिस पे यूजीसी नेट में आजकल जो है फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो उसी एम को फोकस करते हुए हमने आज ये सीरीज़ बनाई है थेरेप्यूटिक योगा पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी थेरेप्यूटिक योगा सीरीज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच आसना मेक्स अ पर्सन टॉलरेंट। कौन सी आसना के प्रैक्टिस से इंसान जो है टॉलरेंट बन जाता है, या बोलना चाहिए पेशेंस उसमें डेवलप हो जाता है। कुक्कुट आसन, वीर आसन, धनुरासन या मयूर आसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीर आसन, जिससे है जो भी इंसान वीर आसन की डेली प्रैक्टिस करता है वो टॉलरेंट बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच आसना प्रिवेंट्स लॉस ऑफ नेक्टर सिक्रीटेड बाय बिंदु चक्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शिखा पे या सर के पीछे जो ऑस्टिपिटल रीजन है, शिखा हमारी जो जहाँ पे होती है वहाँ पे बिंदु चक्र है हमारा, और उससे जो है प्रतिदिन जो अमृत है वो गिरता है, और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पेट की अग्नि है उसमें वो भस्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है उसको रोक नहीं पाते या उसका प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं उसको। तो कौन सा ऐसा आसन है जिसे माना गया है उससे हम इस बिंदु को उस अग्नि में जाने से रोक सकते हैं? धनुरासन, मत्स्येंद्र आसन, मयूरासन या कूर्मासन। तो मत्स्येंद्र आसन को जो है उसको बिंदु चक्र से जो नेक्टर गिरता है उसको बचाने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा मुद्रा में अगर पूछा जाएगा तो वो होगी खेचरी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख प्रक्षालन क्रिया इज नॉट टू बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। कौन से बीमारी या शिकायतों के मरीजों को शंख प्रक्षालन क्रिया हम नहीं कराते या नहीं करानी चाहिए? दिल की बीमारियों के, हाई ब्लड प्रेशर, एपिलेप्सी या ऑल ऑफ द अबोव। तो दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही सर्कुलेटरी या हार्ट डिसीज़ की ही है, और एपिलेप्सी दौरा जिनको आता है उनको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो इन सारे ही कंडीशन में हमको शंख प्रक्षालन जो क्रिया है वो नहीं करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राणायामा शुड नॉट बी परफॉर्म बाय पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के पेशेंट को कौन से प्राणायाम नहीं कराने चाहिए? नॉट टू बी परफॉर्म्ड। आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करें तो हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड करें। बिकॉज क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा हड़बड़ी सी होती है, या हम टाइम को ज़्यादा ध्यान देते हैं, या हम थोड़े से घबराए हुए से होते हैं, और हम क्या करते हैं क्वेश्चन को गलत रीड करते हैं, और आंसर हमारा उस वजह से गलत होता है जबकि हमको आंसर उसके आए हुए होते हैं, या हमको वो क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से पता होते हैं, बट थोड़ी सी मिस्टेक, जैसे यहाँ पे नॉट टू बी लिखा हुआ है तो थोड़ी सी मिस्टेक से हम उसको गलत कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सब क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ें। तो यहाँ पे एपिलेप्सी के पेशेंट को कौन सा प्राणायाम नहीं कराना चाहिए? सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन, शीतली या उज्जाई। तो सूर्यभेदी जो है वो पेशेंट्स को एपिलेप्सी के नहीं कराना चाहिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट लंग्स अराइज ड्यू टू डिट्यूरेशन ऑफ विच वायु। कौन सी वायु की वजह से दिल और फेफड़ों की बीमारियां होती है? प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। अगर आपने हमारे सीरीज़ इसके पहले की क्वेश्चन सीरीज देखी होगी तो मैंने प्राण के जो निमोनिक्स हैं या बॉडी में किस जगह कौन सा प्राण होता है ये याद करने के लिए एक तरीका बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारा लंग्स और हार्ट जो है हमारे थोरैक्स यानी कि बीच की बॉडी जो है, शरीर के बीच का जो मेजर हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं, और वहाँ हमारे प्राण का लोकेशन होता है। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि प्राण वायु के इम्बैलेंस की वजह से ये डिसीजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आसना डिस्ट्रॉयज द इंटेस्टिनल वॉर्म। तो पेट के जो कीड़े होते हैं वो कौन से आसन जो है या कौन से आसन से हम खत्म कर सकते हैं? शलभासन, गौमुखासन, चक्रासन या कुक्कुट आसन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुक्कुट आसन। क्वेश्चन इज विच क्रिया एक्टिवेट्स नर्वस सिस्टम।
वातसार, वारिसार, अग्निसार या नन ऑफ द अबव। तो नर्वस सिस्टम को हमारी अग्निसार क्रिया से एक्टिवेट किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट शुड नॉट परफॉर्म। सर्वाइकल के पेशेंट्स को कौन से आसना नहीं कराने चाहिए? बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग या राइट बेंडिंग। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, हम सामने झुकने वाले यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो आसन होते हैं वो सर्वाइकल वालों को नहीं कराते हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसना अगर गर्दन के दिक्कत है तो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ विच ऑफ द क्रिया इज यूजफुल इन क्योरिंग लेप्रोसी। लेप्रोसी यानी कि कोढ़ का जो रोग होता है उसमें कौन सी क्रिया हेल्पफुल होती है या मददगार होती है? गजकर्णी, कुंजल, वमन या धौती। तो गजकर्णी हमारी लेप्रोसी यानी कि कोढ़ के रोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आसना फॉर डायबिटिक पेशेंट। निम्न दिए गए में आसनों में से कौन सा बेस्ट आसन माना जा सकता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? चक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गौमुखासन या मंडूकासन। तो इसमें से जो एक ही आसन है, मतलब मंडूकासन और अर्ध मत्स्येंद्र, दोनों ही हम डायबिटीज़ पेशेंट को एडवाइस करते हैं, पर उनमें से भी जो श्रेष्ठ श्रेणी का होगा वो होगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो ये जो होगा वो बेस्ट आसन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए माना जाता है। आसना हेल्प्स इन मेंटेनिंग शुक्र धातु। शुक्र धातु यानी कि सेमेन जो होता है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन जो होते हैं, वो कौन सी धातु मतलब कौन से आसन से हम बढ़ा सकते हैं या उनको रेगुलेट कर सकते हैं? सर्वांगासन, मंडूकासन, शीर्षासन या हलासन। तो हमारा जो मंडूक आसन है वो शुक्र धातु को बढ़ाने में मदद करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस ऑफ विच आसना इज यूजफुल इन क्योरिंग हर्निया। हर्निया के पेशेंट्स के लिए कौन सा आसन हम प्रेफर कर सकते हैं? भद्रासन, सर्वांगासन, वज्रासन या उत्कट आसन। तो यहाँ पे जो वज्रासन है वो हम हर्निया के पेशेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा शुड बी एडवाइज्ड फॉर लो बीपी पेशेंट, यानी कि जो हाइपोटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, हाइपोटेंसिव पेशेंट यानी कि लो बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कौन सी मुद्रा हमको करवानी चाहिए? महामुद्रा, महाभेद मुद्रा, काकी मुद्रा या अश्विनी मुद्रा। तो लो बीपी के पेशेंट को काकी मुद्रा जो है वो करवानी चाहिए। नेक्स्ट इज कौन सी क्रिया डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मानी गई है? नेति, धौती, वस्ती या नौली। तो नौली जो है वो श्रेष्ठ मानी गया है क्रियाओं में मधुमेह के मरीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच आसना चेक्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग। कौन से आसन करने से जो उम्र का बढ़ना है उसको हम ठहराव दे सकते हैं? गौमुखासन, मकर आसन, सर्वांगासन या कूर्म आसन। तो कूर्म आसन को ऐसा माना जाता है कि ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। विच आसना प्यूरिफाइज ब्लड। शलभासन, गौमुखासन, मयूरासन या मंडूक आसन। तो निम्न दिए गए में से जो आसनात है उसमें मयूरासन जो है ऐसा माना जाता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है। सॉरी। मुद्रा फॉर ओबेसिटी एंड हेवीनेस इन द बॉडी, मतलब मोटे लोगों के लिए और जिनका शरीर भारी है उनके लिए कौन सी मुद्रा लाभदायक होती है? प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, लिंग मुद्रा या सूर्य मुद्रा। तो मोटापे के लिए अथवा जिनका शरीर भारी या विशाल है बोलना चाहिए, उनके लिए सूर्य मुद्रा जो है वो बहुत लाभकारी मानी गई है। नेक्स्ट, मुद्रा फॉर पैरालिसिस और अर्थराइटिस पेशेंट। अर्थराइटिस के पेशेंट और पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए कौन सी मुद्रा उत्तम मानी गई है? शून्य मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा या अपान मुद्रा। तो ऐसा माना जाता है ये जो दोनों ही बीमारियां हैं या कंडीशंस हैं उनमें वायु मुद्रा यानी कि वायु की वजह से होती हैं, तो वायु मुद्रा जो है वो लाभकारी मानी गई है। मुद्रा फॉर स्किन एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। त्वचा और खून के रोगों के लिए कौन सी मुद्रा जो है वो उत्तम श्रेणी की मानी गई है? वरुणा मुद्रा, सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा और वायु मुद्रा। तो वरुणा मुद्रा को जो है स्किन और ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए बेस्ट माना गया है।
नेक्स्ट इज आसनास फॉर थायराइड पेशेंट। थायराइड पेशेंट को निम्न में से कौन से आसन जो है वो सबसे लाभकारी होंगे? गौमुखासन, शीर्षासन, मंडूकासन या सर्वांगासन। तो सर्वांग आसन जो है वो थायराइड्स के पेशेंट्स को बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके अलावा जो जालंधर बंद है वो उनके लिए काफ़ी लाभकारी होता है। नेक्स्ट, विच आसना क्योर्स नेवल डिस्प्लेसमेंट। जो नाभि खिसक जाना जिसे हम कहते हैं, तो नेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा आसन जो है वो अच्छा माना गया है? सर्वांगासन, मयूरासन, सुप्त वज्रासन या वज्र आसन। तो सुप्त वज्रासन को जो है उत्तम आसन माना गया है अगर किसी की नाभि बार बार खिसकती है तो उसके लिए। बेस्ट आसना फॉर पेशेंट्स विथ फोबियाज। मतलब फोबिया यानी होता है कि किसी चीज़ का भय हो जाता है, ठीक है, डर जिसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी को पानी का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है। तो ऐसे फोबियाज वाले दिक्कतों के लिए कौन सा आसन लाभकारी होता है? मयूरासन, सिंह आसन, मकर आसन या शलभ आसन। तो सिंह आसन जो है वो फोबिया वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच आसना स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव फायर सो मच दैट इट कैन डाइजेस्ट पॉइजन टू। मतलब ऐसा कौन सा आसन है जो हमारी पाचन अग्नि को बहुत अच्छा प्रबल बना देता है जिससे कि हम जहर को भी पचा पाएँ? मंडूकासन, गरुड़ासन, मयूरासन और मत्स्य आसन। तो इस चीज़ के लिए जो है मयूरासन काफ़ी फेमस है बोलना चाहिए और काफ़ी प्रेफरेबल है। इवन हठ योग के सारे टेक्स्ट में, ऑलमोस्ट सारे टेक्स्ट में जो है ये बताया गया कि मयूरासन करने से या मयूरासन की सिद्धि होने से आप जो है जहर को भी पचा पाएंगे या उसका इफ़ेक्ट को भी हम कर सकते हैं या काट सकते हैं, ऐसा माना गया है। देन बेस्ट आसना फॉर एसिडिटी एंड फ्लैटुलेंस या गैस जिनको ज़्यादा बनती है उनके लिए कौन सा आसन बेस्ट है? उत्कटासन, कूर्म आसन, पवन मुक्तासन या फिर मकर आसन। तो पवन मुक्तासन जो है वो एसिडिटी और गैस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। प्राणायामा फॉर रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन। कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिससे टेंशन जो है वो कम की जा सकती है? भ्रामरी, भस्त्रिका, केवली या प्लाविनी। तो भ्रामरी जो है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है टेंशन रिडक्शन या स्ट्रेस मैनेजमेंट में। देन पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज शुड नॉट परफॉर्म सूर्य भेदी। निम्न दिए गए बीमारियों में से किनको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए? अल्सर वालों को, लो बीपी वालों को, अस्थमा वालों को या उपयुक्त दिए हुए सारे मरीजों को। तो अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है सूर्य भेदी नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्सर जो है आपकी ज़्यादा हीट प्रोडक्शन की वजह से ही होता है और अगर आप सूर्य भेदी करेंगे तो आपकी बॉडी हीट और बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे मना करेंगे। विच प्राणायामा प्यूरिफाइज ब्लड। कौन सा प्राणायाम, वहाँ पे पिछला क्वेश्चन जो था वो आसन था, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्राणायाम जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? उज्जाई, संहिता, शीतली या शीतकारी। तो शीतली प्राणायाम जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट इज विच प्राणायामा इज यूजफुल इन लो बीपी पेशेंट। लो बीपी के पेशेंट्स के लिए कौन सा प्राणायाम लाभकारी होगा? शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन या सूर्यभेदी। तो शीतली जो है, शीतकारी जो है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी, शीतकारी जो है वो लो बीपी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, विच प्राणायामा शुड नॉट बी परफॉर्म बाय पेशेंट्स ऑफ हाई बीपी और हार्ट डिसीजेज। यानी दिल के मरीजों को और हाई बीपी के मरीजों को कौन सा प्राणायाम नहीं परफॉर्म करना चाहिए? शीतली, मूर्छा, शीतकारी, सूर्यभेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन और मूर्छा। तो यहाँ पे उज्जाई और भस्त्रिका जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल जो है हार्ट के पेशेंट्स और बीपी के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट देने की ज़रूरत होती है और उतना एफर्ट देने से आपका जो दिल है उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है। प्राणायामा विच किल इंटेस्टिनल वर्म। इससे पहले पूछा गया था कौन से आसन से हम पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कौन से प्राणायाम की मदद से हम पेट के कीड़ों को मार सकते हैं? शीतली, शीतकारी, संहिता या सूर्यभेदी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूर्यभेदी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राणायामा विच रिमूव्स एसिडिटी। कौन से प्राणायाम करने से एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है? नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, शीतली या उज्जाई।
तो शीतली प्राणायाम जो है उससे एसिडिटी की समस्या कम होती है, परंतु हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दी के समय या ठंडी के समय हमें सूर्य भेदी या शीतली प्राणायाम एडवाइस नहीं करना है पेशेंट्स को। विच क्रिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर हार्ट एंड हाई बीपी पेशेंट? दिल के मरीजों को और हाई बीपी के मरीजों को कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए? कुंजल, बस्ती, नेति या ऑल ऑफ द अबोव? तो कुंजल जो है वो दिल के मरीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुंजल का पानी निकालते हैं तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ आता है और उससे दिल का जो तकलीफ़ है वो बढ़ सकता है, क्योंकि दिल के मरीजों को कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, तो इसलिए हम कुंजल मना करते हैं। नेक्स्ट, प्राणायामा फॉर डायबिटिक पेशेंट। अभी हम देखे थे कौन सा आसन बेस्ट है, जो कि अर्धमत्स्येंद्र था। यहाँ पे पूछ रहे कौन सा प्राणायाम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी या शीतली? तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेस्ट माना गया है इन चारों प्राणायामों से। प्राणायामा फॉर थायराइड पेशेंट। थायराइड पेशेंट्स के लिए कौन सा प्राणायामा उत्तम श्रेणी का है? उज्जाई, शीतली, शीतकारी या भस्त्रिका? तो उज्जाई जो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज उज्जाई, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड बंधा फॉर पेशेंट विथ हाई बीपी एंड हर्निया। हाई बीपी और हर्निया के पेशेंट को कौन सा बंधा नहीं करना चाहिए? मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध या महाबंध? तो उद्यान बंध जो है हाई बीपी और हर्निया के पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज मुद्रा फॉर ईयर डिसऑर्डर। कान की दिक्कतों के लिए, कान की बीमारियों के लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा या शून्य मुद्रा? तो शून्य मुद्रा जो है कान के दिक्कतों के लिए बहुत अच्छी मानी गई, लाभकारी मानी गई है। नेक्स्ट इज जलनीति इज बेस्ट फॉर विच डिसऑर्डर। जलनीति कौन से दिक्कतों के लिए बेस्ट माना गया है? नोज, ईयर, आई या ऑल ऑफ द अबोव? तो नाक के लिए, कान के लिए और आँखों के लिए, तीनों के लिए ही जलनीति को उत्तम माना गया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबोव जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज मुद्रा फॉर हाई बीपी पेशेंट्स। कौन सी मुद्रा हाई बीपी के पेशेंट्स को करनी चाहिए? सूर्य मुद्रा, काकी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या पाशिनी मुद्रा? तो काकी मुद्रा जो है वो हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए लाभकारी मानी गई है। आसना फॉर पीपल विथ हाई बीपी एंड मेंटल फ्लक्चुएशंस, मतलब जिनका मन स्थिर नहीं होता और जिनको हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उनको कौन सा आसन करना चाहिए? कूर्मासन, उत्थान कूर्म आसन, मयूर आसन, शव आसन? तो शव आसन जो है वो रिलैक्सेटिव आसन है और मन को शांत करने के लिए भी उत्तम माना गया है, और मन शांत होगा तो बीपी भी कंट्रोल होगा, तो शवासन जो होगा इनमें से बेस्ट आसन माना जाएगा। देन सेरोटोनिन लेवल इन द बॉडी इज इंक्रीज व्हेन डैश इज डन। कौन सी यौगिक टेक्निक से सेरोटोनिन जो हमारे एक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ता है बॉडी में? आसन करने से, मुद्रा करने से, त्राटक करने से या मेडिटेशन करने से? तो मेडिटेशन इज द करेक्ट आंसर। मेडिटेशन या ध्यान करने से सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर हार्ट एंड हाई बीपी पेशेंट। यहाँ पे हार्ट होगा, सॉरी। कौन सा जो प्राणायाम है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट्स के लिए? मूर्छा, शीतली, भ्रामरी या ऑल ऑफ द अबोव? तो मूर्छा जो है वो हम हार्ट पेशेंट और हाई बीपी पेशेंट्स को नहीं कराते हैं। नेक्स्ट, प्राणायाम हेल्पफुल इन हाई बीपी। कौन सा प्राणायाम हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के लिए लाभकारी होगा? उज्जाई, सूर्यभेदी, संहिता या भस्त्रिका? तो उज्जाई जो होगा वो हाई बीपी पेशेंट्स के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा जो स्टेटमेंट है चारों में से वो गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने बोल रहा है। हार्ट पेशेंट शुड नॉट परफॉर्म मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन एलिमिनेट्स डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मत्स्येंद्र आसन स्ट्रेंथन डाइजेस्टिव सिस्टम। मत्स्येंद्र आसन स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है कि हार्ट के मरीजों या दिल के मरीजों को मत्स्येंद्र आसन नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया गया या कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उसका कोई नुकसान दिल को पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा।
नेक्स्ट, मेडिटेशन लोअर्स विच हार्मोन, मेडिटेशन से कौन सा हार्मोन कम होता है? तो सेरोटोनिन तो अच्छा हार्मोन है, मेडिटेशन से ये बढ़ता है। कॉर्टिसोल, एंडोर्फिन या थाइमोसिन, तो कॉर्टिसोल जो है वो कम होता है क्योंकि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है हमारा, वही हमारे टेंशन, स्ट्रेस और जो भी अंदरूनी बीमारियां हैं जो कि टेंशन की वजह से होती है उसको कम करता है, जो कि हम ध्यान करने से या मेडिटेशन करने से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिटेशन प्रैक्टिस इंक्रीजेज, मेडिटेशन से अब क्या इंक्रीज होता है? तो DHEA, गाबा, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है, एंडोर्फिन या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो उपर्युक्त दिए गए सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेडिटेशन करने से जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंट्रोल डिसीज बाय फास्टिंग इज नोन एज विच थेरेपी? अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको आयुर्वेदा का, वात पित्त कफ का ये सब आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा थेरेपी है जिससे हम उपवास चिकित्सा करके ठीक करते हैं। तो उस थेरेपी का नेम क्या है आयुर्वेदा टेक्स्ट में? लंघन, सताभन, स्वेदन या स्नेहन? तो लंघन चिकित्सा जो है, लंघनम परम औषधम, ये भी चरक संहिता में बताया गया है कि जो लंघन है यानी फास्टिंग है वो सबसे उच्च श्रेणी की थेरेपी है, या बोलना चाहिए बेस्ट थेरेपी है कोई भी डिसीज़ के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन डिसऑर्डर कॉज बाय नेचुरल एजेंट्स आर नोन एज, यौगिक टर्मिनोलॉजी में या यौगिक भाषा में जो नेचुरल एजेंट यानी कि प्रकृति जनित पदार्थों के द्वारा जो दिक्कतें आती हैं, बीमारियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आधि भौतिक, आधि दैविक, दारुणा या देव बलाजा? तो आधि दैविक जो होती है वो प्रकृति जनित बीमारियों के लिए हम यौगिक टर्म यूज़ करते हैं। देन अर्थराइटिस इज मेनली वात डिसऑर्डर, पित्त डिसऑर्डर, कफ डिसऑर्डर या बोथ पित्ता एंड कफा डिसऑर्डर? तो जैसा कि आप सब जानते हैं अर्थराइटिस जो है वो वात डिसऑर्डर है या वात की वजह से होता है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज डैश डिसीज, ये एक बचपन से होने वाला बीमारी है, कॉन्जेनाइटल बीमारी है और ये ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसीज़ जो होते हैं उनमें मानी जाती है। मतलब ये जब अंडकोश में या बोलना चाहिए माँ के पेट में बच्चा जब पलता है तभी ये जो है वो बीमारी हो जाती है। तो ऑटोसोमल डिसीज इसको माना गया है। नेक्स्ट, कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्राइकोमा, ट्राइकोमा एक इन्फेक्शन है, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है ये पूछा गया। वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड या एक जीवाणु का नाम दिया गया है वो है क्लैमिडिए। तो क्लैमिडिए जो है वो ट्राइकोमा कॉज करता है। नेक्स्ट, मम्स इज अ वायरल डिसीज दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ, मम्स जो बीमारी होती है अब तो बहुत कम देखी जाती है क्योंकि इसकी वैक्सीन लगने लगी है, पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मम्स जो है वो कौन से ग्लैंड का या किस भाग का इन्फ्लामेशन है? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी या इंफ्रा ऑर्बिटल, यानी कि मुंह के आसपास ही होता है। तो ये जो सारे ग्लैंड है ये मुंह पे ही होते हैं, हमारे दांत, और गले, गर्दन की है ये। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यानी कि जो गाल के बगल में जो हमारा जॉ लाइन होती है वहाँ पे ये जनरली स्वेलिंग कॉज कर देता है क्योंकि ये पैरोटिड ग्लैंड जो है यहीं पे होता है, तो इनका इन्फ्लामेशन होता है। तो मम्स में पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। नेक्स्ट इज इन पोलियो लेग्स गेट पैरालाइज इन एट्रोफी ड्यू टू, पोलियो जिनको बीमारी होती है उनके जो पैर हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और सूखने लगते हैं। तो उसका कारण क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आना, डीजनरेशन होना बोन का, या डेथ होना मसल्स का, या फिर श्रिंकेज होना मसल्स का। तो इसमें होता है कि जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लगती है, इसीलिए वो पैरालिसिस हो जाती हैं और सूखी हुई दिखती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन सिकल सेल एनीमिया डेथ अकर्स व्हेन लीथल जीन्स आर प्रेजेंट इन, तो ये क्वेश्चन बहुत नेसेसरी नहीं है बट इन जनरल आपको कुछ कुछ बेसिक्स आने चाहिए क्योंकि अलाइड हेल्थ साइंस को हम उतना ध्यान दे के जो है वो पढ़ते नहीं हैं जब हम सिलेबस कवर करते हैं, बट उसमें से जो है कुछ गहरे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट जो है ये इसका आंसर हो सकता है, मतलब है। हीमोफीलिया इज कॉज बाय, हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? एक्स्ट्रा ऑटोसोम यानी कि क्रोमोसोम के अलावा होती है,
एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम यानी कि जो लिंग डिटरमाइन करता है जो क्रोमोसोम, उसके अलावा कोई और क्रोमोसोम की वजह से होती है, जीन म्यूटेशन से होती है सेक्स क्रोमोसोम में, या जीन म्यूटेशन ऑटोसोम से होती है। तो जीन म्यूटेशन जब सेक्स क्रोमोसोम में होता है तब हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। कौन सा डिसीज़ जो है डीपीटी वैक्सीन से हम नहीं बचा सकते? डिप्थेरिया, पर्टूसिस, पोलियो या टिटनेस। तो पोलियो जो है वो हम डीपीटी वैक्सीन से नहीं बचा सकते, क्योंकि डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। तो यही 3 बीमारियों से सिर्फ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉजेटिव एजेंट ऑफ डायरियल डिसीज। जो भी डायरियल डिसीज होते हैं या लूज मोशन वाले डिसीज़ होते हैं उसको कौन कॉज कराता है या कौन नहीं कॉज कराता है, यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो शिगेला, ट्रेपोनोमा, कैम्फाइलोबैक्टर और ई कोलाई। तो ट्रेपोनोमा जो है, ट्रेपोनोमा फैमिली जो है या वायरस जो जीवाणु है वो सिर्फ जो है लूज मोशन नहीं कराते, बाकी ये तीनों जो हैं लूज मोशन वाली बीमारियाँ करते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस करते हैं। एल्बिनिज्म इज डेफिशिएंसी डिसीज़, हेरिडिटरी डिसीज़, डिजेनरेटिव डिसीज़ या सेक्स लिंक डिसीज़। तो हेरिडिटरी डिसीज़ है यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है वो यह बीमारी हो सकती है। तो एल्बिनिज्म हेरिडिटरी डिसीज़ है। नेक्स्ट, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है उसके कॉजेटिव एजेंट या जीवाणु के साथ? यूरेथ्राइटिस जो है वो बैसिलस एंथ्राइसिस से होता है, ऐसा बोला गया है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होता है, ऐसा बोला गया है। गोनोरिया एंटमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। सॉफ्ट सोर जो है बैसिलस ब्रेविस की वजह से होता है। तो इनमें से जो है सिर्फ एक ही करेक्टली मैच है, वो है सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनोमा पैलिडियम की वजह से होता है। बैक्टीरियल आई डिसीज इज, निम्न में से कौन सा बैक्टीरियल आई डिसीज है? आँख की बीमारी है ग्लूकोमा, और वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्रैकोमा, ज़ेरोप्थेल्मिया या प्रोटोनोपिया। तो ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरियल आई डिसीज़ है हमारा। नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल डिसीज़, यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज़ क्या होते हैं? जो कि जन्म से होते हैं, या कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं, या जो फैलने वाले डिसीज़ होते हैं, या फिर अपनी जीवन काल में हम उस डिसीज़ को लेते हैं। तो जो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ होते हैं वो बचपन से, यानी कि जीवन के साथ, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी से उसको अगर कोई बीमारी है तो वो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ कहलाएगा। नेक्स्ट इज कैंसर सेल्स आर डैमेज बाय रेडिएशंस व्हाइल अदर सेल्स आर नॉट, बिकॉज कैंसर सेल्स आर स्टार्व, डिफरेंट इन नेचर, अंडरगोइंग रैपिड डिविजन, नन ऑफ द अबो। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कैंसर में क्या होता है, वहाँ का जो सेल प्रोलिफरेशन है यानी कि सेल का नंबर है वो बढ़ने लगता है, यानी सेल अपने आप को ग्रो करते हैं, वो बढ़ते जाते हैं आपस में, और वहाँ पे जो है बहुत सारे अपने सेल्स को बढ़ा देते हैं। तो अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन होता है वहाँ पे, रैपिड डिवीजन की वजह से सिर्फ कैंसर सेल्स ही जो है वो रेडिएशन से डैमेज हो पाते हैं, दूसरे सेल्स नहीं। तो दिस वॉज 61 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हमने कवर किए हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।